नमस्कार, धाकड़ एक्सक्लूसिव में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। धाकड़ एक्सक्लूसिव की शुरुआत करें उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह एक हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ी बैठक की है, जिसमें जम्मू कश्मीर में सुरक्षा और मजबूत करने पर चर्चा हुई। सीमा पार से लगातार घुसपैठ होता था, उस घुसपैठ पर पूरी तरीके से कैसे नकेल कसी जाए, आगे क्या तकनीकें अपनानी होंगी, इसी चीज को लेकर के चर्चा की गई। गृह मंत्री इसमें मौजूद रहे, साथ ही साथ सुरक्षा एजेंसी की तारीफ की गृह मंत्री अमित शाह ने और कहा कि बैठक में एनएसए अजीत डोभाल मौजूद रहे, जम्मू कश्मीर के गवर्नर मनोज सिन्हा मौजूद रहे और सेना प्रमुख भी इस बैठक में मौजूद रहे थे। और इस वक्त एग्जीक्यूटिव एडिटर निकुंज गर्ग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निकुंज, इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, क्या सार निकला इस बैठक का? वो फिर से गृह मंत्री ने एक बार ये दोहराया है और ये शायद मुझे लगता है कि हर समय महत्वपूर्ण हो जाता है, बिकॉज पाकिस्तान की एक कोशिश हमेशा रहती है कि जैसे ही गर्मियों के महीने आएँ और बर्फ़ पिघले तो जितने भी आतंकियों को वो पुश कर सकते हैं उतने पुश करने की कोशिश करें। तो गृह मंत्री ने फिर से एक बार ये कहा है कि कोशिश ये होनी चाहिए कि पाकिस्तान पोस्ट इन्फिल्ट्रेशन जो है, यानी कि पाकिस्तान से आतंकवादियों को धकेलने की जो कोशिश है वो कम से कम कश्मीर, श्रीनगर और उसके शहरी इलाकों को हिट ना करे। अगर आतंकियों को घुसा पाने में पाकिस्तान कामयाब हो भी जाता है तो उसको एलओसी पे या इंटरनेशनल बॉर्डर पे ही न्यूट्रलाइज किया जा सके। सबसे बड़ी बात यही उनके बैठक से निकली है। कश्मीर की जब भी बैठक होती है तो सिक्योरिटी को कभी भी आप डेवलपमेंट से रिलेटेड इशूज से जुदा नहीं कर सकते हैं और इसीलिए गृह मंत्री ने इस पे आज इतना इंसिस्ट भी किया। हालांकि उन्होंने डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स की भी समीक्षा की आज, बट सिक्योरिटी को से जुड़े हुए उनका यही एक महत्वपूर्ण निर्देश था कि पाकिस्तान की तरफ से जो कोशिशें होंगी गर्मियों के महीनों में आतंकियों को पुश करने की इंडियन साइड पे, ताकि मिलिटेंसी लेवल को हाई रखा जा सके, उसको न्यूट्रलाइज करना है सिक्योरिटी फोर्सेस को हर कीमत पे, और उसके लिए जिस भी तरह का सपोर्ट उनको चाहिए वो गृह मंत्रालय देगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया निकुंज आपका हम तक जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। तो यह अहम बैठक की गई गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, जिसमें कि मनोज सिन्हा शामिल रहे, सेना प्रमुख उसमें शामिल रहे और एनएसए अजीत डोभाल उसमें शामिल रहे। और अब सीधी बात करते हैं दिल्ली से जुड़ी हुई एक खबर की, जहां कल टाइम्स नाउ नवभारत ने सबसे पहले वो रिपोर्ट आपको दिखाई, वो तस्वीरें आपको दिखाई, जहां दिल्ली के सीमापुरी इलाके से एक घर से, घर का नंबर D49, वहां से आईडी बरामद किया गया। किसने रची आईईडी वाली साजिश? कहां से आया तबाही का सामान? दिल्ली में मिला बम, टारगेट पर था कौन? चुनाव से पहले धमाके का था प्लान। आतंकी साजिश नाकाम, पाक बेनकाब। और अब आपको नक्शे के जरिए हम समझाते हैं कि आखिरकार इस साजिश का उत्तर प्रदेश के चुनावों से क्या संबंध है, जहां तीसरे चरण का चुनाव होने जा रहा है। ये आप देखिए, ये सीलमपुर से जो उत्तर प्रदेश की बॉर्डर की दूरी है सिर्फ 50 मीटर है, और ये वो जगह जहां पर कि पहले आईडी मिला था। ये सीधा सीधा संभावना बनती है कि उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसको प्रभावित करने की कोशिश की है, क्योंकि दूरी जो है वो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से महज 50 मीटर की है। बॉर्डर का पूरा इलाका है, और जो सीमापुरी इलाका है, जहां से ओल्ड सीमापुरी इलाका, जहां से कि कल शाम भी आईडी बरामद किए गए, वो भी मुश्किल से 50 से 80 मीटर की दूरी पर वो घर मौजूद रहा था, जहां पर वो 2 संदिग्ध युवक रहते थे। और इंटेलिजेंस के आधार पर जब वहां छापेमारी की गई दिल्ली पुलिस के द्वारा, तो वहां से संदिग्ध बैग बरामद हुआ था। टाइम्स नाउ नवभारत ने आपको ग्राउंड पर पहुंच करके बताया था कि किस वक्त वहां पर बाकी फोर्सेस को बुलाया गया और किस तरीके से बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड वहां पहुंची और उसको वहां से दूर ले जाकर के डिस्पोज किया गया। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहले इनके निशाने पे कौन लोग थे, कौन सी वो जगह थी जो इनके निशाने पे थी, और खासतौर पर जिस तरीके से चुनाव है 5 राज्यों में, इस तरह की आईईडीज हैं वो
पब्लिक प्लेसेस में ब्लास्ट करने के लिए तैयार की गई है। दिल्ली में मिला तबाही का सामान। चुनाव से पहले बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। किसने रची दिल्ली को दहलाने की साजिश? दिल्ली पुलिस ने समय रहते ही एक बड़ी साजिश को भले ही नाकाम कर दिया हो, लेकिन अब भी ये सवाल बना हुआ है कि आखिरकार भारी मात्रा में दिल्ली में विस्फोटक कहां से आया। वो कौन लोग थे जो दिल्ली को दहलाने की साजिश रच रहे थे? क्या 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाला था, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, तो क्या इनके निशाने पर उत्तर प्रदेश भी था? क्या ओल्ड सीमापुरी के इस मकान में से मिले मौत के सामान का कनेक्शन यूपी में हो रहे चुनाव से है? ये सवाल यूं ही नहीं, इस सवाल के पीछे की सबसे बड़ी वजह इसकी लोकेशन। अगर कोई भी इस तरीके से यहाँ से अंदर यूपी में दाखिल हो सकता है, कोई भी सामान लेके, किसी तरीके का सामान लेके? नहीं, सिर्फ जो है गाड़ियाँ जाती हैं यहाँ से बस। हाँ, गाड़ियाँ तो चली जाती है ना यूपी में, तो कोई पैदल भी तो चला जाएगा। हाँ, पैदल भी जाते हैं, पैदल भी जाते हैं, कुछ भी लेके चला जा सकता है। हाँ जी, कोई रोक टोक यहाँ नहीं। नहीं। आतंकियों ने तबाही के सामान को तैयार करने के लिए ऐसी जगह को अपना ठिकाना बनाया था जो यूपी से कुछ मीटर की दूरी पर है। जिस मकान में आतंकी रह रहे थे, उस जगह से यूपी सीमा में दाखिल होने के लिए सिर्फ इस गली का फासला तय करना होता है। इस गली को पार करते ही आसानी से यूपी सीमा में दाखिल हो सकते हैं। ये यूपी की सीमा की शुरुआत यहाँ के बाद से यूपी शुरू हो जाता है, लेकिन जाहिर तौर पर कोई रोक टोक नहीं है। आप दिल्ली से यूपी में प्रवेश कर सकते हैं, किसी तरीके का कोई बैरिकेडिंग या किसी तरीके की कोई चीज़ नहीं, क्योंकि ये गली है। बेसिकली ये गली है और इसी वजह से गली के जरिए आप यूपी की सीमा में दाखिल हो सकते हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या सोची समझी साजिश के तहत आतंकियों ने सीमापुरी के इस जगह को अपना ठिकाना बनाया था? क्या कोई बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे? क्या कोई बड़ा धमाका कर चुनावी माहौल को बिगाड़ना चाहते थे? ये वो सवाल जिसका जवाब ढूंढने के लिए जांच एजेंसियां जुट गई हैं। आईडी का जो मिलना है और उसकी जो पहले भी एक टेरर मॉड्यूल हम लोग ने बस्ट किया था, इन सभी इन्वेस्टिगेशंस में चीज़ें जो निकल के आ रही हैं तो ये है कि जो इस तरह की आईईडीज हैं वो पब्लिक प्लेसेस में ब्लास्ट करने के लिए तैयार की गई है। खुफिया जानकारी के आधार पर दिल्ली पुलिस की टीम T49 के इस मकान की तलाशी लेने पहुंची थी। पुलिस मकान के अंदर पहुंची तो एक कमरा लॉक था। जब कमरे का ताला खुलवाया तो अंदर मिला मौत का सामान। कमरे में 3 किलो आईईडी से भरा बैग रखा हुआ था। वो फ्लोर है जहाँ पे ये लोग रहते थे, सेकंड फ्लोर है, लेकिन जैसा कि पड़ोसियों का कहना है कि अक्सर दरवाजे बंद रहते थे। यानी जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं साफ तौर पे ये लगता है कि किस तरीके से वो अंदर ही जो तमाम चीज़ें थी, साजिश जो थी, उसको प्लांट कर रहे थे, लेकिन क्योंकि दरवाजे हमेशा बंद रहते थे, कुछ समय के लिए ही दरवाजे खुलते थे। और ऐसा साफ तौर पर पड़ोसियों का कहना है कि वो ज़्यादातर किसी से बातचीत भी नहीं करते थे। बताया जा रहा है कि कमरे में 3 से 4 युवक रहते थे जिनकी उम्र 20 से 22 साल के बीच थी। पिछले 2 महीने से इस जगह पर वो रह रहे थे, लेकिन स्थानीय लोगों को उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। सर ये करीबन 1-2 महीने से ही होंगे, लेकिन दिखते नहीं थे ये लोग ज्यादातर। कभी कभी दिखते थे, कभी सुबह के टाइम में ही नहाने में, मॉर्निंग में दिखते थे। बहुत कम समय के लिए बाहर दिखते थे। कभी देखा नहीं हमने इनको खुलासा। अच्छा। ठीक से नहीं दिखाई दिए कभी भी। कितने लड़के रहे होंगे आंटी? होंगे 3-4 लड़के तो हैं, और ज्यादा उम्र के भी नहीं है, हल्के फुल्के से ही लड़के हैं, पतले पतले से। ज्यादा उम्र के भी नहीं होंगे ये लड़के। आतंकी अगर इस कमरे से मिले आईईडी को विस्फोट करने में कामयाब हो गए होते तो बड़ी तबाही मच सकती थी, लेकिन वक्त रहते दिल्ली पुलिस को इसकी भनक लग गई और साजिश को नाकाम कर दिया गया। ओल्ड सीमापुरी की वो गली आपको दिखाई जहां से कोई भी व्यक्ति बिना रोक टोक दिल्ली से कुछ भी लेकर के, वो बम भी हो सकता है, उत्तर प्रदेश में दाखिल आसानी के साथ हो सकता है। ओल्ड सीमापुरी के D49 के उस कमरे से आईडी बरामद हुआ, यानी इंप्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस। वो कितना खतरनाक है आपको बताएं उससे पहले ये आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं उस जगह की। अब आप देखिए कि आईडी क्या होता है। ये एक तरीके का बम होता है जिसके द्वारा विस्फोट किया जाता है। इसमें घातक और आग लगने वाले केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि लोगों के लिए जानलेवा साबित होते हैं।
अगर आईडी पर आपका पांव पड़ता है, गाड़ी का पहिया चढ़ता है या टाइमर लगा दिया जाता है तो आईडी का ब्लास्ट कंट्रोल तरीके से किया जाता है, उसमें डिटोनेटर का इस्तेमाल करते हुए। और आईडी के अंदर आरडीएक्स का इस्तेमाल जब किया जाता है, आरडीएक्स की मात्रा निर्धारित करती है कि ब्लास्ट कितना भयानक होगा, कितनी दूरी तक उसका इंपैक्ट पड़ेगा और कितना बड़ा नुकसान होगा। संभवतः चूंकि इससे पहले गाजीपुर में जब आईडी बरामद किया गया था, उस वक्त के बाद टेलीग्राम पर एक आतंकी संगठन ने कहा था कि टाइमिंग इस वक्त गलत हो गई, लेकिन अगली बार ये गलती नहीं होगी। शायद दिल्ली के सीमापुरी में मिला, D49 में मिला हुआ ये आईडी इसी बात का संकेत है कि कई जगह पर सिलसिलेवार तरीके से धमाके करने की साजिश हो सकती है। अब अनसुलझा सवाल यही है, ये धमाके आखिरकार कहां कहां होने वाले थे। सुरक्षा एजेंसीज के लिए एक और सवाल लगातार चुनौती बना हुआ है कि आईडी बनाने का जो सामान है वो आखिरकार दिल्ली में दाखिल कैसे हुआ। अमूमन ऐसे सामान घाटी के आतंकियों के पास मिलते हैं जो कि डी कंपनी या फिर आईएसआई या फिर आईसिस के आतंकियों के द्वारा प्रायोजित किए जाते हैं। तो क्या इस साजिश में इसके पीछे भी डी कंपनी है? क्या इस साजिश के पीछे आईएसआई है? इन तमाम सवालों के जवाब देने वाली रिपोर्ट आप देखिए। आतंकियों तक कैसे पहुंचा आरडीएक्स? किसने रची आईडी वाली साजिश? क्या है मकान D49 का राज? ओल्ड सीमापुरी के मकान D49 में घुसते ही पुलिस की आंखें फटी की फटी रह गईं। दिल्ली पुलिस के सामने था 3 किलो आईडी से भरा बैग। इस तरह के हथियार अक्सर घाटी के आतंकवादियों के पास से मिलते हैं। ऐसे हथियार भारत के दुश्मन नंबर 1 डी कंपनी और आईएसआई की मदद से आतंकियों के पास पहुंचते हैं। तो क्या दिल्ली में मिले इस सामान के पीछे भी पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ है? सवाल ये भी उठ रहा है कि दिल्ली तक आईडी बनाने का सामान कैसे पहुंचा। बरामद आईडी को तैयार करने में आरडीएक्स और अमोनिया का इस्तेमाल किया गया है, जो बाजार में नहीं मिलता। इतना ही नहीं, आईडी और आरडीएक्स को दिल्ली तक लाना लगभग नामुमकिन है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि दिल्ली में मौजूद आतंकियों ने तबाही का सामान दिल्ली तक लाने के लिए स्थानीय गिरोह की मदद ली। टाइम्स नाउ को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक माना जा रहा है कि आईडी बनाने के लिए सामान नेपाल या पंजाब से लाया गया। सामान लाने में स्थानीय ड्रग तस्करों ने मदद की। पिछले दिनों दिल्ली के गाजीपुर इलाके में आरडीएक्स मिला था। स्पेशल सेल की टीम उसी मामले की जांच कर रही थी। तभी ओल्ड सीमापुरी में रची जा रही साजिश की भनक पुलिस को लगी। तो क्या चुनाव से ठीक पहले अशांति फैलाने के लिए डी कंपनी और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई सक्रिय हो गई है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। दिल्ली के ओल्ड सीमापुरी में मिले इस आईडी की पूरी दास्तान आपको बताई, किस मकान में मिला, कहां कहां से पूरा साजो सामान लाया गया। अब सीधा आपको ले चलते हैं 13 साल पीछे, जगह गुजरात का अहमदाबाद शहर। सिलसिलेवार तरीके से 70 मिनट के अंदर 21 धमाके होते हैं और आज कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया। इन पूरी गुत्थी को सुलझाएंगे आपको धाकड़ एक्सक्लूसिव में आज। छब्बीस जुलाई 2008 अहमदाबाद। जब ये आतंकवाद की घटना हुई उस वक्त श्री नरेंद्र मोदी जी की जान को भी खतरा था। 70 मिनट, 20 जगह, 21 ब्लास्ट। छप्पन की मौत, 200 से ज्यादा घायल। तेरह साल मुकदमा, आज सजा का ऐलान।
कि ये गुजरात के लीडर तो उस टाइम के जो चीफ मिनिस्टर थे, इनको मारने की भी साजिश थी और उसके लिए वन ऑफ द एक्यूज ऑल्सो कन्फेस बिफोर द मैजिस्ट्रेट ऑल्सो अंडर सीआरपी सेक्शन 164 स्टेटमेंट कि हमने ऐसा कॉन्स्पिरेसी किया था। उनचास दोषी, 6,752 पन्नों का जज का फैसला। फोर्टी 49 एक्यूज को कन्विक्ट किया गया है और उसमें से आज 38 एक्यूज को कैपिटल पनिशमेंट दिया गया है और 11 एक्यूज को लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दिया गया है। पहली बार एक केस में 38 को फांसी। भारत में कभी इतनी बड़ी संख्या में एक केस में आरोपियों को फांसी हुई हो, ऐसा दूसरा केस मेरे ध्यान में नहीं है। 11 को आखिरी सांस तक कारावास। ये बहुत बड़ा जजमेंट है। ये केस भी बहुत बड़ा था, कारण कि अहमदाबाद में कुल 20 से ऊपर ब्लास्ट हुए थे। 77 आरोपी, 1,163 गवाह, 6,000 से ज्यादा सबूत। जो एविडेंस इकट्ठे किए, इसका यह परिणाम है कि आज 49 दोषितों में से 38 को फांसी की सजा हुई है और 11 को आजीवन कैद की सजा हुई है। न्याय की हुई जीत, हार गया आतंकवाद। तो सालों चली इस सुनवाई के बाद यह तय कर दिया गया, कानून की मोहर लगा दी गई कि इन आतंकियों के गले में इंसाफ का फंदा लटकाया जाएगा और 11 लोग ताउम्र कैद में रहने वाले हैं। इसी से जुड़े हुए कुछ और तथ्य आपको बताते हैं, एक एक चीज आपको और बताते हैं। आप देखिए कि 8 फरवरी को 49 आरोपी दोषी कर दिए गए। 13 साल तक लगातार सुनवाई चली। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान, सुनवाई के दौरान 28 आरोपियों को बरी भी किया गया था, जिसमें कि अहमदाबाद ब्लास्ट केस में कुल 78 लोग ऐसे थे जिनको कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान आरोपी बनाया गया था। एक आरोपी था जो कि सरकारी गवाह बना और सरकारी गवाह बनकर उसने पूरी कलई खोली कि आखिरकार कैसे कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया। कुल 77 आरोपियों पर यह पूरा मुकदमा चला। 78 में से एक जो है वो सरकारी गवाह बन गया। 13 साल में जो कुल गवाही हुई वो 1,163 लोगों की गवाही की गई और उसके बाद 6,000 से ज्यादा सबूत भी पेश किए गए। इस 13 साल की सुनवाई के साथ साथ स्पेशल कोर्ट ने जो फैसला दिया वो 6,752 पन्नों का फैसला है, जिसमें मोहर लगाई गई कि इनको फांसी की सजा दी जानी है। 49 आरोपी कुल मिलाकर के दोषी पाए जाते हैं और ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि एक साथ किसी केस में 49 आरोपी एक साथ दोषी करार दे दिए गए हों और 38 को फांसी की सजा दे दी गई हो। आईपीसी की धारा 302 यानी हत्या के तहत इनको दोषी करार दिया गया और 2 तरह की सजा का ऐलान किया गया, क्योंकि साथ साथ यूएपीए का एक्ट भी इसमें लगाया गया और यूएपीए के तहत भी इन आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। आज कोर्ट ने इस बात का फैसला कर दिया गया है। इस वक्त आईजी अभय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो खुद इस पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम को लीड कर रहे थे और अहम सदस्य इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। यह कहा जा रहा है सर कि वो 19 दिन जो थे, 26 जुलाई 2008 से 15 अगस्त 2008 तक 30 आतंकियों को गिरफ्तार किया। उस 19 दिनों की कहानी मैं जानना चाहूंगा सर आपसे। छब्बीस जुलाई 2008 को जब ब्लास्ट हुए, शाम के टाइम के ब्लास्ट हुए, हम लोग हमारी ऑफिस में थे और वहां से सीधे जो पहली ब्लास्ट का न्यूज मिला वहां चले गए। उसके बाद लगातार एक के बाद एक ब्लास्ट की खबर मिलती गई और बाद में 2 घंटे बाद हमें सिविल और एलजी हॉस्पिटल के ब्लास्ट की खबर मिली। हमने, क्योंकि क्राइम ब्रांच में काफ़ी ये सारे मामलों में एक्सपर्टीज है, तो हमारे काफ़ी ऑफिसरों की टीम उसी टाइम काम में लग गई और पुराने सस्पेक्ट को हमने उठाना शुरू किया। उसके बाद हमने एक के बाद एक इस टाइप के मेंटालिटी वाले लोगों को उठाना शुरू किया। कुछ पुराने सिमी वालों की पूछताछ की,
तो हमें थोड़ी थोड़ी लिंक मिलती गई। कुछ दिनों में भरूच से मेरे एक इन्फॉर्मर का फोन आया कि जो ब्लास्ट में जो गाड़ियां यूज हुई थी वो एक लाल और एक सफेद गाड़ी उसने भरूच में कहीं देखी थी। हम तुरंत वो उस जगह पे पहुंचे, वो जगह आइडेंटिफाई किया, वो मकान आइडेंटिफाई किया और वो मकान में से हमें ब्लास्ट में जो मटेरियल यूज हुआ था उसके ट्रेसेस भी मिले और वहां से हमें एक अहम टेलीफोन नंबर मिला जी। और वो टेलीफोन नंबर से हमें काफी कुछ जानकारी मिली, उससे रिलेटेड काफी नंबर मिले और ये पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश करने में हम लोग कामयाब हुए 19 दिनों के अंदर। जी सर, लोगों ने यह भी सुना कि इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान महीनों तक आप लोग घर नहीं जा पाए थे, परिवार से मिल नहीं पाए थे और सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा आप लोग बिना रुके तय करते थे क्योंकि किसी आतंकी संगठन से हमले का खतरा भी था। ये आपकी बात सही है। हम लोग 26 जुलाई को घर से लंच लेके आए थे और उसके बाद हमने पहला खाना घर पे 24 नवंबर को खाया था, मुझे पक्का याद है। पूरी टीम क्राइम ब्रांच में ही खाती थी, आराम भी वहीं कर लेते थे, खाली फ्रेश होने के लिए घर जाते थे। और हमारी टीम अलग अलग स्टेट्स में इन्वेस्टिगेशन के लिए जाती थी तो 1000-2000 किलोमीटर तक का फासला बाय रोड तय करती थी। और क्योंकि आतंकियों का मामला था, आतंकियों को पकड़ के लाती थी, कहीं जेल से ट्रांसफर आउट से लाती थी तो रास्ते में कहीं हमला ना हो जाए। और इसी खतरे को मद्देनजर रखते हुए टीम बीच में घंटों तक कहीं रुकती नहीं थी। तो ये काफी मेहनत के बाद ये परिणाम मिला है हमें। जी, आरवी असारी का नाम भी सामने आया। ऐसा जब हम लोगों ने इस बारे में पढ़ा कि उस वक्त वो गोधरा में तैनात थे, ब्लास्ट होते ही उनको फोन करके वापस क्राइम ब्रांच बुलाया गया था और उनको आपने दारोमदार सौंपा था कि भाई पता कीजिए कि विस्फोटक कहां जमा किए गए थे। उसी वक्त आपको दाड़ी लीमड़ा इलाके का कुछ पता चला था, वो लीड क्या थी सर और वहां पर क्या हुआ? एक्चुअली जब ये ब्लास्ट हुए तब हमारे जॉइंट कमिश्नर आशीष भाटिया साहब थे जो अभी गुजरात के डीजीपी है जी। उन्होंने और मैंने मिलके कुछ अच्छे अधिकारियों को टीम में लेके एक पूरी ब्लास्ट की टीम बनाई थी जिसमें 300 से ज्यादा कांस्टेबल से लेके सीनियर अधिकारी तक थे जी। इसमें ये दानी लिमड़ा में ये लोग आके ठहरे थे और वहीं बम बनाए थे। वो इन्फॉर्मेशन हमें मिली थी तो वो मकान आइडेंटिफाई करने के लिए हमें काफी मेहनत करनी पड़ी और आखिर में वो मकान आइडेंटिफाई हुआ और उसमें से हमें बहुत सारे एविडेंस मिले थे। जी, इसमें सर आपकी टेक्निकल नेटवर्क टीम और इंटेलिजेंस दोनों ने काम किया और ये कहा जाता है कि गुजरात पुलिस के लिए एक लैंडमार्क केस ये रहा है। दोनों टीम्स का जो कि नेटवर्क टीम थी, इंटेलिजेंस टीम थी, दोनों का कोऑर्डिनेशन कैसे होता था? इसमें हम लोगों ने हमारा जो वर्क है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। जैसे ह्यूमन इंटेलिजेंस और ऑपरेशंस वगैरह मैं संभालता था, टेक्निकल टीम जीएल सिंघल, हिमांशु शुक्ला, मयूर चावड़ा वगैरह संभालते थे। दूसरे उनके साथ मदद में कई अफसर दिए गए थे। तो और दोनों टीम के सीनियर अधिकारी आपस में कोऑर्डिनेट कर लेते थे कि आज कहाँ क्या प्रोग्रेस हुआ। रात को खाने के समय हम सब साथ में मिलते थे तो उस टाइम पे पूरे दिन का जो काम था उसका डिस्कशन हो जाता था। बाद में हमारे जॉइंट कमिश्नर श्री भाटिया साहब के पास जाके हम लोग पूरा ब्यौरा उनके सामने रखते थे और उनके मार्गदर्शन में काम आगे चलता था अच्छी तरह से। जी सर, इस पूरे ऑपरेशन के दौरान सबसे मुश्किल घड़ी आपके सामने क्या आई थी? एक्चुअली पूरे ऑपरेशन के दौरान मुश्किल घड़ी ऐसे तो कोई सीधा सीधा तो नहीं थी, मगर जिस दिन ब्लास्ट हुए जी उस दिन इतना कैओटिक सिचुएशन हो गया था कि मोबाइल नेटवर्क भी जाम हो गया था, वायरलेस नेटवर्क भी जाम हो गया था और सब जगह अफवाहें फैलने की वजह से ट्रैफिक भी जाम हो गया था। तो हमारे लिए कम्युनिकेशन और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना सबसे पहले बड़ा डिफिकल्ट हो गया था। और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारे पास जब तक कोई लिंक नहीं मिलती थी तब तक हमको ऐसा लगता था कि ये कैसे ढूंढेंगे, क्योंकि इससे पहले भी कई ब्लास्ट हो चुके थे और अगर ये नहीं पकड़े जाते तो इसके बाद भी होने वाले थे। तो इसलिए हम लोग काफी मेहनत कर रहे थे इसमें। जी सर, इंडियन मुजाहिदीन का रोल सामने आया था और सिमी का रोल सामने आया था। इन दोनों का कैसे ये जॉइंट रोल था, दोनों के संपर्क कैसे सधे, ये पूरा चैनल क्या रहा था? एक्चुअली ये जो पूरे ब्लास्ट प्लान कर रहा था वो इंडियन मुजाहिदीन करके ऑर्गेनाइजेशन जिसका रियाज भटकल हेड था उसका, और जहां उसको जरूरत पड़ती थी और लोकल नेटवर्क की जरूरत पड़ती थी वहां कुछ सिमी के लोग उसको सपोर्ट करते थे। और सिमी का अब्दुल तौकीर सुभान करके आदमी था, वो
इनके बीच में कोऑर्डिनेटर था, और जो आजमगढ़ से मुफ्ती अबू बशर था वो भी इसमें काफी अहम रोल अदा करता था। तो ये दोनों मिलकर जहां जहां लोकल आदमियों की जरूरत पड़ती थी वहां लोकल आदमियों की जरूरत से काम पूरा करते थे, या तो बाहर से टीम भेजते थे। जी सर, ये भी सामने आया कि कुछ जगहों पर ब्लास्ट हो नहीं पाया था, डेटोनेटर ने वहां काम नहीं किया था। ऐसी कितनी जगह थी जो चिन्हित किया आपने? एक्चुअली 2 जगह पे अहमदाबाद में बम मिले जो एक्सप्लोड नहीं हो पाए, और सूरत में जो 22 से ज्यादा बम मिले उसमें से एक भी एक्सप्लोड नहीं हुआ क्योंकि उनकी सर्किट में कुछ गड़बड़ थी। इसकी वजह से सूरत में कोई ब्लास्ट नहीं हुआ और काफी जानमाल का बचाव हो गया उसमें। जी, एक चीज मैं जानना चाहूंगा सर, ये अभी हालिया तथ्य फिर सामने आया कि इस पूरी साजिश के दौरान तत्कालीन सीएम जो थे गुजरात के, जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी जान को भी खतरा था, उनके खिलाफ भी कोई साजिश थी। एक्चुअली इसमें इस कहानी में 2 पहलू है जी। एक जो एक्यूज है उसने कोर्ट के सामने सीआरपीसी 164 के तहत निवेदन दिया था, जिसमें उसने बोला था कि एक कैंप में जहां सफदर नागौरी था और बाकी सब लोग इकट्ठे हुए थे, वहां पे नरेंद्र मोदी जी को टारगेट बनाना है जी, जो भी तत्कालीन प्रधानमंत्री जी है उनको टारगेट बनाना है, ऐसा उसके स्टेटमेंट में था। और दूसरा, जो टारगेटेड एरिया में जो ब्लास्ट हुए और हॉस्पिटल में जो ब्लास्ट हुए उसमें टाइम गैप था 2-2.25 घंटे का जी। वो आतंकियों को पूछने पे पता चला कि इन लोगों का प्लान ये था कि जैसे ही टारगेटेड एरिया में ब्लास्ट होता है तो इंजर्ड लोगों को इमीडिएटली नजदीकी हॉस्पिटल में पहुंचाए जाएंगे जी। तो नजदीकी हॉस्पिटल 2 ही थे, एक अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल और एक एलजी हॉस्पिटल जी। तो जनरली सिविल हॉस्पिटल में ज्यादा लोग जाते थे जी, और जो नेतागिरी के लोग हैं वो भी जनरली सिविल हॉस्पिटल ही पहले विजिट करते हैं क्योंकि वो बड़ी हॉस्पिटल है अहमदाबाद की जी। तो वहां का जो ट्रॉमा सेंटर है उसके बिल्कुल बाजू में ये एक्सप्लोजिव वाली कार रखी थी जी। ये कार में इतनी ज्यादा मात्रा में इन लोगों ने एक्सप्लोजिव रखे थे प्लस गैस सिलेंडर रखे थे जी। इसकी वजह से इसका इफेक्ट इतना ज्यादा हो गया कि वहां 35 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और लोगों के अंग इधर उधर कई जगह पे बिखरे पड़े थे। मैंने खुद ने भी देखा था कि एक किसी विक्टिम का पैर है वो 200 मीटर से ज्यादा दूर गिरा था जी। बिल्कुल, लेकिन आप लोगों की मेहनत रंग लाई सर, और 13 साल की सुनवाई के बाद जो आतंकी थे वो अंजाम तक पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम तो जुड़ने के लिए और एक एक कड़ी टाइम्स नाउ नवभारत के दर्शकों को बताने के लिए। तो 13 साल तक ये पूरी सुनवाई चली है और उसके बाद 21 दिनों के अंदर कैसे टीम ने बिना सोए, बिना खाए और बिना घर गए 30 आतंकियों को महज 21 दिन में गिरफ्तार किया, यह आपने खुद उस टीम के सदस्य की मुंह जुबानी सुनी। अब इसके कुछ और अनछुए पहलू हैं जो ब्लास्ट के आपको जानने जरूरी हैं, उस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। दिन शुक्रवार सुबह 11:30 बजे, तारीख 18 फरवरी 2022। ये वक्त और ये तारीख भारत की न्यायिक व्यवस्था में सुनहरे शब्दों में दर्ज हो चुकी है, जब अहमदाबाद की विशेष अदालत ने 13 साल पुराने आतंकवाद के केस में इंसाफ कर दिया। वर्ष 2008 में अहमदाबाद में हुए सीरियल बम ब्लास्ट को लेके अहमदाबाद की विशेष अदालत ने आज अपना फैसला सुना दिया। इस फैसले में जो निर्दोष 56 लोग मारे गए थे और 200 से ज्यादा जो लोग घायल हुए थे, उन लोगों के जख्मों पर आज विशेष अदालत ने मरहम लगाते हुए 38 दोषियों को फांसी की सजा सुना दी और जो बाकी के 11 अपराधी थे उन्हें आखिरी सांस तक जेल में रहने की सजा भी सुना दी। 13 साल का वक्त लगा। पुलिस और वकीलों की पूरी टीम ने बरसों बरस मशक्कत की और अहमदाबाद ब्लास्ट के पीड़ितों को आखिरकार इंसाफ दिला दिया है। ये 2008 में जब ये बनाव बना तो उसमें 56 से ज्यादा लोग मर गए थे, 244 लोग सीरियसली इंजर्ड होते, किसी का हाथ चला गया, किसी का पैर चला गया, किसी की आंख चली गई, किसी को परमानेंट डिसेबिलिटी हुई और इतने ज्यादा लोग मर गए। तो कोर्ट ने भी ये केस की गंभीरता तो देखते हुए और यूएपीए की विविध सेक्शन के तहत इसको टेररिस्ट एक्ट भी माना और 302 के तहत इनको मर्डर में भी दोषी माना और जो कॉन्स्पिरेसी थी वो भी प्रोसिक्यूशन ने प्रूव कर दी है। अहमदाबाद के स्पेशल कोर्ट ने
6,752 पन्नों में फैसला नहीं, इतिहास लिखा है। ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। आजाद हिंदुस्तान में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक मुकदमे में एक साथ 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई। इससे पहले केवल पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड ही था जिसमें एक साथ 26 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। 2008 में जब गुजरात के मुख्यमंत्री के दौर पर जो हाल के जो ऑनरेबल लोकप्रिय प्राइम मिनिस्टर है वो चीफ मिनिस्टर थे, और ऑनरेबल होम मिनिस्टर जो अभी सेंट्रल में अमित शाह जी, वो लोगों ने पुलिस अधिकारियों को सख्त हिदायत दी थी। और मैं उसका भी नाम बताना चाहूंगा, श्री आशीष भाटिया, अभय चुडासमा, हिमांशु शुक्ला, राजेंद्र हसारी, ये सब लोग ने 15-20 दिन तक तो घर भी नहीं गए थे ये आरोपियों को ढूंढने के लिए, फिर और कड़ी मेहनत करके ये एक्यूज को पकड़ा था। जितना ऐतिहासिक फैसला है, इस केस में उतनी ही ऐतिहासिक पड़ताल की गई। श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री अमित शाह जी ने अपनी जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म की पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई, और आज हर भारतीय की तरफ से उस इन्वेस्टिगेशन टीम को भी मैं साधुवाद देता हूं कि उनकी मेहनत सफल हुई है। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश पर ज्वाइंट कमिश्नर की अगुवाई में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की एक विशेष टीम का गठन किया गया। डीजीपी आशीष भाटिया ने इस टीम को लीड किया। इस टीम में डीसीपी क्राइम अभय चुडासमा, एएसपी हिम्मतनगर हिमांशु शुक्ला का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने 26 जुलाई 2008 के बाद युद्ध स्तर पर काम किया। महज 19 दिनों में अहमदाबाद ब्लास्ट से जुड़े हर तार को बेतार कर दिया गया। 15 अगस्त 2008 तक अहमदाबाद पुलिस की गिरफ्त में 30 आतंकी आ चुके थे। अहमदाबाद में कुल 20 से ऊपर ब्लास्ट हुए थे, 20 केस रजिस्टर हुए थे। सूरत में कुल 29 जगह पे बॉम्ब रखे गए थे और उसमें कुल 15 ऑफेंसेस रजिस्टर हुए थे, और कुल 35 जो है गुना उनको क्लब करके एक जो है कोर्ट में चलाया गया था। तो ये अपने हिसाब से एक बहुत बड़ा चैलेंज था। ये ब्लास्ट अहमदाबाद में 26 जुलाई 2008 को हुआ। 70 मिनट में 20 जगहों पर 21 धमाके हुए। 26 जुलाई 2008 की इस वारदात को लेकर सूरत में 15 और अहमदाबाद में 20 एफआईआर दर्ज की गई। बाद में इन एफआईआर को एक कर दिया गया। साथ ही साथ अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने इस मामले में 78 अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिसमें से एक अपराधी जो था वो विटनेस बन गया। कोर्ट में केस चलता रहा, 28 बरी हो गए और कोर्ट ने 49 को दोषी करार दिया। आप अपने टीवी स्क्रीन पर अहमदाबाद ब्लास्ट के 49 गुनहगारों की तस्वीरें देख रहे हैं। इन्हीं 49 में से 38 को अहमदाबाद स्पेशल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई और 11 को ताउम्र जेल में रहने का आदेश दिया। भारत में कभी इतनी बड़ी संख्या में एक केस में आरोपियों को फांसी हुई हो, ऐसा दूसरा केस मेरे ध्यान में नहीं है। इस केस में क्राइम ब्रांच अहमदाबाद ने जो डिटेक्शन किया, उसके बाद में जो इन्वेस्टिगेशन किया और इंटरस्टेट एजेंसियों के सहकार से जो एविडेंस इकट्ठे किए, इसका यह परिणाम है कि आज 49 दोषियों में से 38 को फांसी की सजा हुई है। 26 जुलाई 2008 को आतंकवादियों ने भीड़ भाड़ और बाजार वाली जगहों पर 21 ब्लास्ट किए थे। इस आतंकवादी घटना में इंडियन मुजाहिदीन और सिमी यानी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया से जुड़े आतंकी शामिल थे। अहमदाबाद ब्लास्ट के गुनहगार फिलहाल जेल में बंद हैं, जो आज से अपनी मौत की तारीख का इंतजार कर रहे हैं। और अब बात यूक्रेन की। यूक्रेन विवाद का पर तनाव जल्द खत्म होने के आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे। एक तरफ पश्चिमी देशों में चर्चा है, फिर तेज हो चुकी है कि रूस जल्दी ही यूक्रेन पर हमला करने वाला है, तो दूसरी तरफ रूस ने भी अपना रुख सख्त कर लिया। रूस ने साफ कहा कि अमेरिका उसकी सुरक्षा संबंधी मांगों पर राजी नहीं हुआ तो वो सैनिक और तकनीकी माध्यमों से जवाब देने के लिए मजबूर हो जाएगा।
रूस दुनिया को दिखा रहा है। रूस अब यूक्रेन बॉर्डर से पीछे हट रहा है। वो दुनिया को बता रहा है टैंक वापस लौट रहे हैं, सैनिक बॉर्डर से पीछे हट रहे हैं। ये तस्वीरें तो पूरी दुनिया ने देख ली। रूसी सैनिकों के पीछे हटने के सबूत भी सामने आए हैं। लेकिन क्या आपने युद्धाभ्यास की ये तस्वीरें देखी हैं? क्या आपने रूस के लड़ाकू विमानों को हवा में युद्ध की तैयारी करते देखा है? रूस दिखा कुछ रहा है, लेकिन असल में बहुत कुछ छिपा रहा है। यूक्रेन के बॉर्डर से वापस लौटती रूसी सैनिकों की तस्वीरें तो रूस ने सरकारी न्यूज चैनल पर लगातार अपलोड की, लेकिन ये तस्वीरें भी पूरी दुनिया के लिए देखना बेहद अहम और जरूरी है। ये तस्वीरें जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो बेलारूस की हैं, जहां पिछले कई दिनों से रूस और बेलारूस के सैनिकों का युद्धाभ्यास जारी है। ये युद्धाभ्यास अभी 2 दिन तक और चलने वाला है। यानी एक तरफ तो रूस यूक्रेन के बॉर्डर से अपनी सेना को पीछे बुलाने की तस्वीरें दिखा रहा है, और फिलहाल धागा एक्सक्लूसिव में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के साथ। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को जवाब दिया गया कि देश की अखंडता से खिलवाड़ की इजाजत नहीं। गृहमंत्री अमित शाह ने सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को जवाब दिया, और चरणजीत सिंह चन्नी ने जो कुछ वक्त पहले जनसभा के दौरान, रैली के दौरान जो कमेंट किया था, उसी को लेकर के जवाब दिया गया। आपको पढ़ा भी देते हैं गृहमंत्री अमित शाह ने क्या लिखा। उन्होंने लिखा कि श्री चरणजीत सिंह चन्नी जी, कृपया अपने पत्र संख्या सीएमओ कॉन्फ्री पत्र संख्या ये दिनांक 18 फरवरी 2022 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा आम आदमी पार्टी के सिख फॉर जस्टिस जैसी अलगाववादी एवं प्रतिबंधित संस्था से संबंध रखने, चुनाव में सहयोग लेने आदि के संबंध में जांच का अनुरोध किया गया। आपके पत्र के अनुसार एक राजनीतिक पार्टी का देश विरोधी, अलगाववादी और प्रतिबंधित संस्था से संपर्क रखना और चुनाव में सहयोग प्राप्त करना देश की एकता और अखंडता के दृष्टिकोण से अत्यंत गंभीर है। इस प्रकार के तत्वों का एजेंडा देश के दुश्मनों के एजेंडे से अलग नहीं। यह अत्यंत निंदनीय है कि सत्ता पाने के लिए ऐसे लोग अलगाववादियों से हाथ मिलाने से लेकर पंजाब और देश को तोड़ने की सीमा तक जा सकते हैं। आगे उन्होंने लिखा कि इस विषय पर मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि देश की एकता और अखंडता से खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। भारत सरकार ने इसे अत्यंत गंभीरता से लिया और मैं स्वयं इस मामले को गहराई से दिखवा पाऊंगा। और नीचे गृहमंत्री अमित शाह के साइन आप देख रहे हैं। तो इस मामले में आम आदमी पार्टी के सिख फॉर जस्टिस जैसी अलगाववादी संस्था से जुड़े होने की शिकायत की गई थी। और हमारे सहयोगी निकुंज गर्ग इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निकुंज, ये बहुत अहम जो लेटर है गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से जो जारी किया गया, और उसमें कई गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी के ऊपर भी हैं। जी, आरोपों के बारे में तो मैं नहीं बात करूंगा इस समय, लेकिन मैं ये कहूंगा कि गृह मंत्री ने काफी तत्परता से पंजाब के मुख्यमंत्री के इस चिट्ठी का जवाब दिया है, जो ये दर्शाता है कि भारत सरकार अपनी तरफ से और गृह मंत्री भी अपनी तरफ से जब सीमांत प्रदेश राज्यों की सुरक्षा का मामला आता है या कोई भी आंतरिक सुरक्षा से जुड़े खतरे की बात आती है और मुख्यमंत्री जब उस मसले को रेज करते हैं तो उसे गंभीरता से ले रहे हैं। और उन्होंने खुद कहा है कि मैं अपने आप पर्सनल लेवल पे एंगेज होकर के इस मसले से मैं इस पूरे इशू की गहराई से जांच करवाऊंगा। और ये जो आरोप आपने उठाए हैं, जिस तरह की बात आपने करी है, वो सीरियस है, और जितनी सीरियसनेस इसके लिए चाहिए उतनी गृह मंत्रालय दर्शाएगा, भारत सरकार दर्शाएगी, इसकी जांच होगी और मैं उस पूरी जांच की खुद निगरानी करूंगा। सो एक पर्सनल एश्योरेंस भी उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री को दी है, जिससे ये तय सही कहीं ना कहीं ये बात दिखाई देती है कि भारत सरकार ये मानती है कि पंजाब से और सुरक्षा से जुड़े हुए किसी भी खतरे को हल्के तौर पे नहीं लिया जाना चाहिए और नहीं लिया जा रहा है। जी, लेकिन अगर आप दर्शकों को संक्षेप में बता भी पाएं कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने जो सिख फॉर जस्टिस और आम आदमी पार्टी का नाम लेकर शिकायत की गई थी, उस शिकायत में क्या कहा गया था?
देखिए, उनकी बेसिक शिकायत ये थी कि कुछ पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं उनका, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज अपने आपस में निपट लें इस बात को। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, सिख फॉर जस्टिस, जो कि हिंदुस्तान में भारत सरकार में गृह मंत्रालय के द्वारा एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, उनके द्वारा कुछ कैंपेन मटीरियल में चीज़ों का सहारा ले रही हैं, ये दिखाने के लिए कि जो कैंपेन मटीरियल है वो उसमें सिक्स फॉर जस्टिस का समर्थन उन्हें प्राप्त है, यानी कि जो एक रैडिकल फ्रिंज है या अतिवादी टाइप के जो लोग होते हैं, उन अतिवादी लोगों को का समर्थन उन्हें हासिल है, ताकि उनके जरिए वो एक जनता का समर्थन पा सकें। ऐसी शिकायत पंजाब के मुख्यमंत्री की है। इस शिकायत की, जैसा कि मैंने कहा, अभी जांच होनी है दोनों एंड पे। हालांकि पंजाब के मुख्यमंत्री ने ये शिकायत जरूर दर्ज कराई है अपनी तरफ से। बिल्कुल, आप हमारे साथ निकुंज बने रहिए। साथ ही साथ दर्शकों को वो लेटर भी दिखा देते हैं जो कि गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से जो रिप्लाई दिया गया, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है जो आखिरी पैराग्राफ है। आप ये देखिए, इसमें गृहमंत्री की तरफ से साफ कहा गया कि इस विषय पर मैं आपको, यानी सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को, उन्होंने कहा कि इस विषय पर मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि देश की एकता और अखंडता से खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। भारत सरकार ने इसे अत्यंत गंभीरता से लिया है और मैं स्वयं इस मामले को गहराई से दिखवाऊंगा। इस मामले में जांच की जाएगी। निकुंज, ये यानी कि साफ है कि चाहे दल कोई भी हो, किसी भी हैसियत कोई भी व्यक्ति हो, गृहमंत्री ने संदेश दे दिया कि आपको छूट नहीं दी जा सकती किसी भी मामले को, और कम से कम जब मामला देश की एकता और अखंडता को लेकर के आता है। निकुंज, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? वापस कोशिश करेंगे अपने सहयोगी निकुंज के पास जुड़ने की, लेकिन आप ये देखिए कि गृहमंत्री अमित शाह ने इसमें साफ कर दिया, उन्होंने जो पत्र संख्या थी सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की, उसका जिक्र किया और उसी मामले में उन्होंने कहा कि आप इसी का जवाब लीजिए, उसका संदर्भ ग्रहण करें। जो आरोप लगाया गया था जिसमें कि सिख फॉर जस्टिस जैसी अलगाववादी और प्रतिबंधित संस्था से संबंध रखने का आरोप था, तो गृहमंत्री की तरफ से साफ कर दिया कि इसकी खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को भी नहीं दी जाएगी और गृहमंत्री खुद इस मामले की गहराई से जांच करवाएंगे। ये अहम डेवलपमेंट है अपने आप में। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के साथ।